नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। हाँ, ये आज जो ये वीडियो ब्लॉग बनाने का उद्देश्य जो है, देश में 3 कानून जो हैं 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो मैंने सोचा, मैं नहा धोआ के पूजा पाठ करके जब फ्रेश हो लिया तो मैंने कहा कि इस पे कुछ बातें की जाएं। ये 3 जो लॉज हैं जो नए बन के हमारे सामने आने वाले हैं और जिसको हम बतौर अधिवक्ता न्यायालय में प्रयोग करेंगे और काम करेंगे, इसमें क्या चीज़ें हैं और क्या कमियां हैं और क्या मजबूतियां हैं, इन चीज़ों पे भी डिस्कस करेंगे। वो तो आगे की वीडियोस में डालता रहूँगा, लेकिन पहले इसके प्रपोजल प्रस्तावना जो हर एक्ट की होती है, इसको हम रीड आउट किया मैंने और काफ़ी समय से अध्ययन कर रहा था। तो आज सोचा कि मैं आपके समक्ष इन चीज़ों को रख दूं ताकि आप भी जानें कि क्या चीज़ें चेंजेस हुई हैं। इसके पहले हमारे साथ ओल्ड सीआरपीसी काम करती थी, काफ़ी समय से ओल्ड सीआरपीसी हम लोगों के साथ काम कर रही थी और ओल्ड सीआरपीसी का लगभग जो भी बतौर अधिवक्ता काम कर रहा था उसको रट गई थी और वो चीज़ें अब चेंज हो चुकी हैं, बिल्कुल बदल चुकी हैं। और बदलने के साथ साथ काफ़ी इन चीज़ों में बदलाव को देखने को मिला है। और सबसे पहली बात कि इस प्रस्तावना को देखने का मैंने जब प्रयास किया तो इसमें प्रस्तावना में लिखा हुआ है, दूसरे में, फर्स्ट में तो लिखा इंट्रोडक्शन है कि द क्रिमिनल कोड प्रोसीजर्स 1973 रेगुलेटरी प्रोसीजर्स फॉर द अरेस्ट, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल ऑफेंस अंडर द इंडियन पीनल कोड एंड द अंडर any other law governing criminal offense. The code provide the mechanism for the conducting trial and criminal cases. मतलब ये बात कर रहा है, पहले पूरा ही पढ़ देता हूँ। It's gives the procedures for registrations a complaint, conduct a trial and passing a order and filing an appeal against any orders. इट मीन्स ये कह रहा है कि भाई ये इसको तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के नाम से हम जानते हैं। और इसका प्रस्तावना में जो पहला तथ्य प्रस्तुत किया गया है उसमें प्रस्तुत किया गया है कि ये ट्रायल कंडक्ट कराएगा, कंप्लेन रजिस्टर के लिए व्यवस्था देगा और क्रिमिनल लॉज कैसे गवर्न होंगे इंडिया में उसके बारे में, ये टोटली कैसे उसका प्रोसीजर्स अडॉप्ट किया जाएगा न्यायालय में, उसके बारे में बात करेगा। दूसरा पार्ट जो है इसका लिखा हुआ है, इसमें वर्ड टू वर्ड में आऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरे पार्ट में लिखा है फास्ट एंड एफिशिएंट जस्टिस सिस्टम इज एन एसेंशियल कंपाउंड टू गुड गवर्नेंस। कहने का तात्पर्य है कि एक अच्छे शासन व्यवस्था के लिए एक अच्छी न्याय प्रणाली जो तीव्र गति से काम करती हो वो स्थापित होना चाहिए। However, delay in delivery for the justice due to complex legal procedures, large pendency of case in the court, low conviction rate, efficient use of technology in the legal system, delay in investigation system, inquiry as to forensic and are the biggest handlers in the speedy delivery for the justice, which is impact the poor man। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसमें एक पर्टिकुलर चीज में ऊपर से आने जाए तो सबसे पहले इसमें जो बात करी इन्होंने तीव्र गति से न्याय करने के लिए, और उसमें एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया है लो कन्विक्शन रेट। इन्होंने जस्टिस की बात न करके कन्विक्शंस के बारे में बात किया है। तो कहीं ना कहीं इसमें ये चीजें तो खामियां हैं कि देखिए, न्याय व्यवस्था कन्विक्शन के लिए नहीं होनी चाहिए, कन्विक्शंस रिकॉर्ड के बेस पे हो, साक्ष्य सबूतों के बेस पे हो। कन्विक्शंस प्रोनाउंस कर देना ही डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है। हमारा लॉ रिफॉर्मेटरी है, हमारा इंडियन सोसाइटी रिफॉर्मेटरी सोसाइटी होनी चाहिए और किसी भी कानून का यही मतलब निकलना चाहिए कि वो समाज में सुधार व्यवस्था स्थापित कर सके। कन्विक्शन रेट से कोई ज्यादा लाभ हानि नहीं पहुंचने वाला होता है। दूसरी चीज,
कन्विक्शन कर देना ही न्याय नहीं होता है। न्याय वास्तविक रूप से डिलीवर करना। किसी के अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेंट लॉन्च हुई है, वो कंप्लेंट रेलेवेंट है नहीं है, एविडेंस आए हैं वो रेलेवेंट है नहीं है, वो साक्ष्य सबूत उसको पूरा कर पा रहे हैं, कॉम्पिटेंट हैं उसके ऑफेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए, रेलेवेंट है या नहीं है, इन चीज़ों को भी देखते हुए इन एक तरीके से एफिशिएंट जस्टिस सिस्टम को लाना चाहिए। बेसिकली इसके चौथे और पांचवें पार्ट में एक चीजें दी गई हैं कि जैसे 7 साल से नीचे की गवाहियां हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी कंडक्ट की जा सकती है, उसमें व्यक्तिगत अपीयरेंस की बात नहीं की जाती। बेसिकली इसका फोकस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड पे आने का है। कहने का मतलब है ये, अब जैसे इसमें एक ऐड की गई है डेफिनेशन पार्ट को हम पढ़ेंगे तो उसमें 2(1)I में लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के पार्ट में इसने सारे गैजेट्स को डिफाइन कर दिए हैं विच इज नाउ डेज वी आर यूजिंग, जो हम इस समय तत्कालीन यूज कर रहे हैं उन सारे चीजों को ऐड कर दिया है। एक चीज 2(1)A में जोड़ा है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब वो डेफिनेशन पार्ट्स में भी जोड़ दिया है ऑडियो वीडियो किसे हम कहेंगे। और एक चीज मुझे और कन्वीनियंट लगी और नए तरीके की लगी, जैसे बेल बॉन्ड को भी डिस्क्राइब किया है और बॉन्ड को भी डिस्क्राइब किया है। तो कुल मिला के ये 2-3 चीजें बढ़ाई गई हैं, घटाई गई हैं और ये अच्छे लोकतंत्र के लिए अच्छा है। और इनका मोटिव ये था कि लंबे समय से कोई रिफॉर्म नहीं हुआ है, कोई रिफॉर्म नहीं हुआ है क्रिमिनल जस्टिस में, तो ये रिफॉर्म के उद्देश्य से कर रहे हैं। पिछले 7 दशक से कोई रिफॉर्मेटरी एक्शंस नहीं लिए गए थे, तो रिफॉर्म कर रहे हैं। और अब क्या चीजें बदल जाएंगी, क्या प्रिविलेज थे पहले और क्या अब रहेंगे, इन चीजों पे भी मैं बात करूंगा। देखिए एक चीज डेफिनेशन पार्ट्स में, जब अगर आप बेल की डेफिनेशन पढ़ेंगे 2B में, तो उसमें देखिएगा वर्ड टू वर्ड पढ़ना चाहिए। लॉ के स्टूडेंट को वर्ड टू वर्ड पढ़ना चाहिए और वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकालनी चाहिए। अगर आप एक्चुअल लॉ को समझना चाहते हैं तो वर्ड टू वर्ड इंटरप्रिटेशन ही लॉ है, अनदर थिंग्स नो, और कोई चीजें नहीं है, कोई स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन नहीं है। हाँ कह चुकी तक का डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए, सेल में भी डिफरेंट होगा वो भी जानना चाहिए। तो बेल के डेफिनेशन में हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है बेल मीन्स रिलीज ऑफ अ पर्सन एक्यूज होगा, फिर और लगा के सस्पेक्ट। पहले सस्पेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, संदेह वाले जिस पे संदेह है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी कि ये मुलजिम इस केस में अभियुक्त हो सकता है। तो यहां एक वर्ड जुड़ा हुआ है सस्पेक्ट। तो सस्पेक्ट होने के नाते भी आपको बेल करानी पड़ सकती है। आपके ऊपर संदेह होगा पुलिस को, तो पुलिस आपको बेल दे सकती है, कोर्ट आपको बेल दे सकती है। संदेह की बात जोड़ी गई है कि आप पर संदेह है, केवल FIR आपके अगेंस्ट लॉन्च है या नहीं है अनदर थिंग्स है, सस्पेक्ट भी है तो आप बेल मूव कर सकते हैं। बेल में लिखा ऑफ कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ अपॉन द सर्टेन कंडीशंस imposed by the officers or court or executions by the such persons a bond or a bail bond। में 2 चीजों को जोड़ दिया गया है। एक तो ऑफिसर्स में किसे रखा गया है, ऑफिसर्स के कैटेगरी में क्या पुलिस ऑफिसर्स हैं या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। आई थिंक बोथ ऑफ दोनों होंगे। और कोर्ट्स तो पहले से हमें पता ही है कि कोर्ट्स को बेल देने का राइट है, ऑफिसर्स को भी बेल देने का राइट पहले भी था और अब भी है। वो बॉन्ड 41 के अकॉर्डिंग फर्निश करा के छोड़ देते थे और अप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट, उनके अप्रीहेंशन ऑफ एब्सकॉन्ड नहीं होता था तो वो ऐसा कर सकते थे।